Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट अवेलेबल करा दिया है, अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक जिन बच्चों ने वह चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उसे वॉच कीजिए, आफ्टर देन इसे पढ़िए। हम बात करते हैं हिस्ट्री, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन चारों के क्या मतलब हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो व्हेन टर्म है उसको मेंशन किया गया है इस चैप्टर में टाइम को रेफ़र करने के लिए, यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो किस टाइम पीरियड में हुआ या पहले जो टाइम है वो किस तरह से लिखा जाता था, तो उसके बारे में यहाँ पर जो दे रखा है आपका व्हेन, तो वो मेंशन किया गया है। और वेयर किसको दिखा रहा है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर अर्ली मैन रहते थे और किस तरह के प्लेसेस पे रहते थे वो। और हाउ किस चीज़ को दिखाता है, वो ये दिखाता है कि ऐसे कौन से मीन हैं जो डिफरेंट मीन्स हैं जिनकी वजह से हम पास्ट को जान सकते हैं। और व्हाट क्या दिखाता है, व्हाट दिखाता है कि कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्सेज हैं जिससे हमें पास्ट को जानने में मदद मिलती है। तो हम अब सबसे पहले देखेंगे, टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे कि कैसे पहले टाइम को लिखा जाता था। द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी। अब हम टाइम के बारे में जानेंगे। इफ़ समबडी आस्क यू योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट वुड यू से। अगर आपसे कोई भी आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछता है तो आप क्या कहोगे। जैसे आप डेट बता दोगे, मंथ बता दोगे, ईयर बता दोगे। तो इन सब चीज़ों को हम डेज़ को, मंथ को, ईयर को कैसे काउंटेड करते हैं। अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डेट्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज़, इन सब को नोटिस किया होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 273 BC और AD 711, तो इस तरह से आपने कभी कभी लिख के देखा होगा। तो BC और AD हैं, ये क्या है, इनको कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं या ईयर्स हैं, इनको काउंटेड किया जाता है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। वो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के, यानी जो क्रिश्चियंस हैं उनके फाउंडर हैं। उन्होंने ही इस धर्म को दुनिया में लाया था, जीसस क्राइस्ट ने। तो जो जीसस क्राइस्ट हैं, उन्हीं के जन्म के बाद से हम AD एरा को लगाने लगे हैं। और उससे पहले जो भी आपके ईयर्स काउंट किए जाते थे वह थे BC, जिसको हम BCE भी बोलते हैं। अब हम यहाँ डीपली देखते हैं कि क्या है BC या BCE। तो BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो ये स्टैंड्स कर रहा है किसके लिए, बिफोर क्राइस्ट के लिए। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी जितनी भी डेट्स हैं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले थी, उनको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं BC में। और इनको हम काउंट करते हैं बैकवर्ड में। आपने डिसेंडिंग असेंडिंग देखा होगा। तो असेंडिंग में क्या होता है आपका, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, और डिसेंडिंग में क्या होता है कि बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें अपने सिंपल वर्ड्स में, तो जो BC है उसे हम डिसेंडिंग में देखते थे। जैसे कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 400 में, ठीक है, हम BC की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 400 में हुआ है। तो अगर वो जो नेक्स्ट ईयर है उसका, तो वह को क्या माना जाएगा, 399। जैसे अब तो हम सीधे सीधे काउंट करते हैं कि अगर 400 है तो 401 आएगा, बट ऐसे नहीं होता था। अब पहले क्या होता था कि 400, फिर आफ्टर देन 399, फिर 398, 397, इस तरह से डिसेंडिंग में जो ईयर्स थे उन्हें काउंट किया जाता था। और कब से, जब जीसस क्राइस्ट हैं उनका जन्म हुआ था, उससे पहले से यही चला आ रहा था। तो इसीलिए BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो इसके लिए हम BCE का यूज़ कर लेते हैं, यानी हम BCE का यूज़ करेंगे CE के
बदले तो सी और एडी एक ही है। जिस तरह से बीसी और बीसीई एक है, उसी तरह से एडी और सीई एक ही हैं। तो जो क्रिश्चियन एरा है सी, उनको यूज़ किया जाता है मोस्ट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में वी यूज़ बीसी, और हम क्या यूज़ करते हैं, बीसी को। अब हम बात करते हैं एडी सी की। तो एडी स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स। तो ये टू लैटिन वर्ड्स पे स्टैंड करता है, जैसे एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है कि वो ईयर जब लॉर्ड क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी जो जीसस क्रिस्ट है उनका जन्म जब हुआ था, तो उसको एनो डोमिनी यानी एडी से डिनोट किया जाता है। सी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडी। तो सी का यूज़ हम एडी की जगह भी करते हैं। इसका मतलब है कॉमन एरा। तो जितनी भी डेट्स हैं, ईयर्स हैं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हैं, उनको हम एडी में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस्ड करते हैं, और इन ईयर्स को हम फॉरवर्ड की तरफ काउंट करते हैं, यानी आपका असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि 2010, 11, जैसे अभी आपका 2021 चल रहा है, तो इससे पहले जो लास्ट ईयर था वो आपका था 2020, फिर आया 2021, अब नेक्स्ट आएगा आपका 2022। तो इस तरह से जो ईयर्स बढ़ते जाएंगे, फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, तो उसको हम एडी में काउंट करते हैं। और ये कब से माना जाता है, जिस ईयर में जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। हम इन दोनों डेट के बीच, बीसी एंड एडी के बीच हम डिफरेंस देखते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो बिगर डेट है उसमें से आपको स्मॉलर डेट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे डिफरेंस बिटवीन 2000 बीसी एंड 500 बीसी, यानी हमने क्या ले लिया कि जो बीसी ले लिया, यानी कौन सा ईयर, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का ईयर बीसी। तो हमने देखा कितने ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 2000 में से 500 माइनस करा, आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपने देखा 15,000 ईयर्स। तो इसी तरह से आपको एडी में भी आप ईयर्स निकाल सकते हो। सेम वही चीज़ है, बट उसको डिसेंडिंग में देखते थे हम और इसे असेंडिंग में। आई होप आपको एडी और बीसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और साथ में ये चीज़ आपको दिखा रखी है, पूरा शो कर रखा है कि जैसे कि ये जो बीसी है, इसको हम बीसी भी डिनोट करते हैं, यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ हमने पहले देखा कि 4000, फिर 3000 ईयर आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 1000 आएगा। ये हम बीसी में काउंट करते थे जब तक जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। आफ्टर दैन जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, उसके बाद हम इसे एडी में डिनोट करने लगे। फिर उसके बाद असेंडिंग नंबर से काउंटिंग चलने लगी, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000। तो इस तरह से आई होप आप सभी को ये चीज़ एडी और बीसी समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बीसी और एडी में डिफरेंस देखते हैं। तो 500 बीसी लिया हमने और एडी लिया हमने 1500। तो अब देखेंगे हम 500 बीसी यानी 500 ईयर्स प्लस 1500 को हमने प्लस किया, तो आपके ईयर्स आ गए 2000 ईयर्स। अब हम बात करते हैं बीपी की। तो बीपी को बिफोर प्रेजेंट यूज़ किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है पास्ट इवेंट्स के लिए, यानी जो अभी प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ हैं उससे पहले जो एक्टिविटीज़ हुई उसको डिनोट करने के लिए हम बीपी का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट एज कौन सी चल रही है हमारी, तो 2000 एडीसी ये चल रही है। और पास्ट क्या थी हमारी, पास्ट थी हमारी बीसी और बीसीई। तो इंडिया में आप देखोगे कि ये कब शुरू हुई ये चीज़ें, तो ये हमारी 200 ईयर्स एगो शुरू हुई, जब ब्रिटिशर्स ने हमें इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद उससे पहले हम विक्रम संवत के अकॉर्डिंग डेट को कैलकुलेटेड करते थे, उससे पहले हम इसके अकॉर्डिंग डेट को कैलकुलेटेड नहीं करते थे। अब हम पढ़ेंगे द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, यानी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है किसी कंट्री की, वो कैसे किसी पे इम्पैक्ट डालती है। तो हिस्ट्री
ऑफ ए प्लेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय इट्स जियोग्राफी। तो जो हिस्ट्री है वो भी जियोग्राफी की वजह से एक इन्फ्लुएंस दिखाती है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से जो पर्टिकुलर एरिया है वो डेवलपमेंट हुआ। द एरियाज वेयर द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगर कोई एरिया है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे फेवर में होता है, फेवरेबल होता है, हमारे अनुकूल होता है, तो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। सपोज दैट जो दिल्ली है उसके अंदर ये इतनी पॉपुलेटेड सिटी क्यों है? बिकॉज ये यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है वर्किंग की, यहाँ पर आपको ईज़िली वर्क अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड है। और जो कल्चर है वो भी अफेक्ट करता है आउटसाइड इन्फ्लुएंस को, और जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ, किसकी वजह से? कल्चर की वजह से। तो इसी तरह जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो स्पेशली पॉपुलेटेड होता है, वो कम पॉपुलेटेड होता है, वहाँ पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो हमारे कल्चर की वजह से अफेक्टेड होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी तरह से अगर कंडीशन सही नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, अनफेवरेबल है, तो वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, यानी कम लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। और कल्चर भी अगर अच्छा नहीं होगा तो वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं देगा, वो इफेक्ट नहीं डालेगा, वहाँ लोग ज़्यादा आना पसंद नहीं करेंगे। तो द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जियोग्राफी। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो अगर हम ये चीज़ देखें तो हिस्ट्री एक इफ़ेक्ट डालती है, यानी हमारे यहाँ की जो जियोग्राफी है वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो क्या चीज़ है। साउथ एशिया है, उसे हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रियाँ इंक्लूड होती है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। तो ये जो कंट्री हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्मॉलर कॉन्टिनेंट है, येट इट इज़ वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल एंड माउंटेन्स। अगर हम ये देखें ये जो कॉन्टिनेंट है ये सेपरेट है, जो और एशिया का पार्ट है समुद्र का, हिल का, माउंटेन्स का, तो उससे ये सेपरेटेड है, इसीलिए हम इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेयर डिड पीपल लिव, जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। अगर हम जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क देखेंगे सब कॉन्टिनेंट का तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि जो अर्ली पीपल हैं वो कहाँ पर रहते थे। अब सबसे पहले आता है बैंक ऑफ नर्मदा। तो अगर हम बैंक ऑफ नर्मदा की बात करें तो हम देखते हैं कि several thousand years यानी कुछ 1000 ईयर्स पहले जो लोग थे वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। यानी कहाँ रहते थे? बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। तो आप मैप के अंदर देख सकते हो कि नर्मदा रिवर कहाँ पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा नर्मदा रिवर कहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या था कि लोग रहते थे इसके किनारे पर, रिवर के किनारे पर। तो ये साथ में रहते थे, साथ में फूड इकट्ठा करते थे और ये कलेक्ट करते थे रूट्स, फ्रूट्स और जितने भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं तो वो फूड के लिए ये कलेक्ट करते थे। तो उन्हीं को खाते थे, पीते थे। और इस तरह से
जो वेल्थ ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज़ भी थे। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्लांट को वेल्थ माना जाता था, धन माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती थी। और ये साथ ही ये लोग एनिमल्स का शिकार करते थे खाने के लिए, उनकी स्किन का यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं द एरियाज़ अलोंग द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। तो ये जो एरिया लोकेटेड है ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट की साइड पड़ता है। ये आप हिल्स देखेंगे तो फिर इसमें क्या था, जो पीपल्स थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले पीपल ने यहाँ पर क्रॉप उगाना स्टार्ट करा, जैसे वीट बार्ले। तो इन्होंने 8000 ईयर्स पहले यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप उगाना स्टार्ट किया। तो आप याद रखेंगे कि जो वीट बार्ले ये सब क्रॉप्स है, तो ये फर्स्ट कहाँ स्टार्टेड हुई थी? और पीपल ने यहाँ स्टार्ट किया था रेयरिंग एनिमल्स, यानी जिनकी ऊन उतारी जा सके, जैसे शिप, गोट, कैटल, इन सब को पालना स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं, ये किर्थर हिल्स है, ये देख रहे होंगे आप पिक्चर में। तो इसी तरह से द एरियाज अलोंग द विंध्यास एंड द गारो हिल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि जो विंध्यास और गारो हिल्स हैं, तो वहाँ के एरिया के पास जो लोग रहते थे तो वो क्या करते थे? तो यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, यहाँ पर जो खेती बाड़ी है लोगों ने डेवलप्ड की। तो जो नॉर्थ ऑफ विंध्यास है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले राइस उगाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विंध्यास में सबसे पहले राइस उगाया गया, और लोगों ने जो सुलेमान और किर्थर हिल्स हैं वहाँ पर सबसे पहले क्रॉप्स उगाई, और कितने साल पहले? 8000 ईयर्स अगो। अब हम बात करते हैं बैंक्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो कुछ अर्लीस्ट जो सिटीज़ थी वो जो रिवर्स हैं, नदियों के किनारे हैं, वहीं फ्लोरिस्ड हुई, वहीं संपन्न हुई 4700 ईयर्स अगो। तो जो इंडस एंड इसके ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर पहले बहुत सारी सिटीज़ थी वो संपन्न हुई, क्योंकि वहाँ की जो सोइल थी या लैंड था, फॉरेस्ट था या एनिमल्स थे, सब कुछ उनके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन में थे, इसीलिए लोगों ने यहाँ रहना पसंद किया। अब हम बात करते हैं बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो गंगा के किनारे पे या जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं जिन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, वहाँ पर लोगों ने कब रहना स्टार्ट किया? तो यहाँ लोगों ने 2500 ईयर्स एगो यहाँ पर सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी, और सी कोस्ट भी यहाँ पर डेवलप्ड हुए थे। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर एक पावरफुल किंगडम था जिसका नाम मगध था। तो यह कहाँ पर सिचुएटेड था? ये गंगा के साउथ में सिचुएटेड था एंड अलोंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसका जो रूलर था वो बहुत पावरफुल था, और उसने अपना जो किंगडम है उसका सेटअप लार्ज किया था, यानी बहुत मात्रा में फैलाया था। धीरे धीरे इसने अपने जो किंगडम है उसको फैलाना स्टार्ट किया। तो किंगडम्स वर आल्सो सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। इस तरह से कंट्री के और जो पार्ट थे वहाँ पर इसने अपने किंगडम को फैलाया। तो आपको याद रखना है कि जो पावरफुल किंगडम था गंगा के बैंक ऑफ रिवर पे, तो वो कौन सा था? मगध। अब आगे के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। साथ ही आपको इस मैप को अच्छे से देखना है जिससे आपको पता चले कि किस तरह से जो किर्थर हिल्स है वहाँ पर आपने बार्ले और वीट की खेती स्टार्ट करी थी, जो अर्लीस्ट पीपल थे। आफ्टर देन राइस की कहाँ पर हुई थी? गारो हिल्स पे। ठीक है,
तो ये कहाँ थी? विंध्यास में। और इसी तरह से इंडस और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रहना स्टार्ट किया। वहाँ पे जो सिटीज़ थी वो फ्लरिश्ड हुई थी। गंगा पे जो एक किंगडम था मगध, वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है और आपको याद भी रखना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ इसमें आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।